जहां आज दस्तक पर्दे के आगे नहीं बल्कि पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स की आपको समझनी। सरकार फिल्म का एक डायलॉग याद करिए, पास का नुकसान नहीं दूर के फायदे की सोचना चाहिए। तो क्या दूर के फायदे के लिए ही पास में अभी खींचतान महाराष्ट्र में दिखाई जा रही है, जहां बटेंगे तो कटेंगे का नारा का विरोध करते अजीत पवार कहते हैं कि ऐसे नारे यहां नहीं चलते, और जवाब में देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि नारे का मतलब अजीत पवार समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि लंबे वक्त तक छद्म सेक्युलरिज्म वालों के साथ रहे हैं। सब कह रहे हैं कि ये तकरार है, लेकिन जानकार कहते हैं ये तरीका है सियासत में तकरार दिखाकर सरकार बनाने का। दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं। जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हिंदुत्व का विरोध करना सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। बयान सुनकर आपको भी लगा होगा कि अरे क्या महायुति में बटोगे तो कटोगे पर सियासी सुर बिखरे हुए हैं, लेकिन नहीं, रुकिए। आज आपको राजनीति की उस दस्तक को समझना है जहां तकरार दिखाने की और है, छिपाने की कुछ और। जब सब आपको बता रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे पर देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार में एक राय नहीं, तो हम आपको बताएंगे एक राय ना होकर भी फायदा दोनों का ही एक साथ कैसे होना है। जब सब आपको बता रहे हैं कि योगी के नारे पर महायुति में टकराव दिखता है, तब हम आपको बताएंगे कि टकराव के पीछे संभव है सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला हो। आप कहेंगे कैसे, तो जवाब से पहले आपको एनडीए के 2 डिप्टी सीएम के बीच चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिए नारे पर बयानबाजी के 2 राउंड सुनवाते हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी ये एक अलग विचारों से आए हुए हैं, तो अभी भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिन विचारों से वो आए उन विचारों ने जो एक सूडो सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में डाला हुआ है, कभी कभी वो उभर कर बाहर आता है। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। जब बटेंगे तो कटेंगे ये योगी जी कहते हैं तो इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे, तो हम समझाएंगे उनको। अजित पवार को योगी आदित्यनाथ का दिया नारा पसंद नहीं, और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अजित पवार छद्म सेक्युलरिज्म वाले माहौल से आए हैं। नारे का मतलब इन्हें बाद में समझा दिया जाएगा। आपके मन में सवाल हो सकता है, आखिर बीच चुनाव में आपसी मतभेद का इतना रिस्क क्यों महायुति लेने लगी, जबकि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां हर चौथी सीट पर कड़ा मुकाबला पिछली बार हुआ है। इस बार भी कई सीटों पर बागियों और निर्दलियों की वजह से क्लोज फाइट का माहौल है, और जब एक एक वोट ट्रांसफर आपस में अच्छे से होना जरूरी, तब बटोगे तो कटोगे के नारे पर अलग अलग तेवर भले आपको तकरार लगे, लेकिन हकीकत में ये एक चुनावी तरीका माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से सीख लेकर देवेंद्र फडणवीस अपने हिंदू बहुसंख्यक वोटों को एक साथ जोड़कर रखना चाहते हैं। वहीं पर अजित पवार ये चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक मत है वो उनसे दूर ना हो, इसलिए अलग लाइन लेंथ पर बात की जा रही है। 2 चीजें इसमें समझनी है, एक देवेंद्र फडणवीस ने जो लाइन ली है वो क्यों ली है, और अजित पवार उस लाइन का बटेंगे तो कटेंगे इसका विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे से एक कदम भी पीछे नहीं हटती बीजेपी को अपना बहुसंख्यक वोट 6 महीने में फिर से जुड़ता दिख रहा है। बीजेपी को लगता है कि जो हिंदू वोट लोकसभा चुनाव में विपक्ष के फैलाए नैरेटिव से जुदा हुआ, उसे बीजेपी ने अब वापस खींचना शुरू कर लिया है। इसे वोट गणित से समझिए।
लोकसभा चुनाव में सवर्ण वोट एनडीए का 2019 के मुकाबले 29% घटा। फिर भी लीड इंडिया गठबंधन पर 20% की थी, लेकिन अब चुनाव से पहले अक्टूबर में सीएसडीएस के प्री पोल सर्वे में ये लीड 45% तक हो जाने का दावा आया। यानी 6 महीने में 25% सवर्ण वोट बीजेपी का और इंडिया के मुकाबले बढ़ जाना। इसी तरह ओबीसी वोट लोकसभा में एनडीए का 2019 के मुकाबले 31% घटा था, लेकिन इंडिया गठबंधन से 11% ज्यादा था, जो दावा है कि अक्टूबर के प्री पोल सर्वे में 16% की लीड तक पहुंच चुका है। यानी 6 महीने में वापस 5% वोट जुड़ गया। इसी तरह मराठा वोट लोकसभा चुनाव में दावा है एनडीए का 2019 के मुकाबले 11% घटा था, तब विपक्ष से एनडीए की लीड 7% ही बताई गई। अब दावा है 6 महीने में ये वोट 11% वापस जुड़ गया, जिससे लीड बढ़कर 18% हुई। ध्यान रहे कि हम आपको अक्टूबर के प्री पोल सर्वे से तुलना करके ये बात बता रहे हैं। दलित वोट बहुत अहम है, इसे ध्यान से देखिए। लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 के मुकाबले एनडीए का खुद का 16% ज्यादा बढ़ा था। फिर भी 24 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के भीतर इंडिया गठबंधन से 11% पीछे एनडीए था। अब दावा है कि अक्टूबर के प्री पोल सर्वे में एनडीए की दलित वोट को लेकर विपक्ष पर 7% की लीड हो गई है। यानी 6 महीने में 18% फिर से जुड़ जाने का दावा। यही वो वोट गणित का हिसाब है जिसमें बीजेपी को लगता है कि बहुसंख्यक वोट को वो फिर से अपने पास लाने में कामयाब हो रही है। इसीलिए भले अजित पवार चाहे जो कहें, लेकिन बीजेपी के कदम बटोगे तो कटोगे पर डगमगाने वाले नहीं हैं। बीजेपी अपने फायदे के लिए बटेंगे तो कटेंगे का मतलब अजीत पवार को बाद में समझा देने का दावा करती है, और अजीत पवार कहते हैं कि ऐसा बोलने से ही विपक्ष को वो मौका मिल जाता है जिससे नुकसान होता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के नारे का अजीत पवार विरोध करके अपने मुस्लिम वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं, और इसी संदेश में पर्दे के पीछे का वोट गणित छिपा है। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 74% मुस्लिम वोट मिला और एनडीए यानी महायुति को 12%। मुस्लिम वोट के फैक्टर को समझिए। एनसीपी को मुस्लिम वोट मिलता रहा, जबकि शिवसेना को मुस्लिम वोट उतने नहीं मिलते थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सारा गणित बदल गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मुस्लिम वोट्स मिले क्योंकि वो बीजेपी विरोधी गठबंधन में शामिल थे, जबकि एनसीपी अजीत पवार की पार्टी को उतने वोट्स नहीं मिले क्योंकि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे। इसलिए चाहे वो 400 पार का नारा हो, हिंदू राष्ट्र का नारा हो या फिर बटेगे तो कटेगे का नारा हो, एनसीपी अपना नुकसान आंकते रहे। अजित पवार विधानसभा चुनाव में पहुंच चुके हैं, लेकिन भूलते नहीं कि उनको लोकसभा में लगे झटके की वजह बीजेपी के गढ़े नारे थे। एक तो अब की बार 400 पार दिल्ली में नारा लगवाया बीजेपी वालों ने, वो मिसफायर हुआ। वो इतना मिसफायर हुआ, स्मिता जी आपको ताज्जुब होगा, लोग बोलने लगे अपोजिशन वाले, इनको 275 सीटें चाहिए गवर्नमेंट लाने के लिए, क्लियर मेजॉरिटी। 2 दफा 300 से ज्यादा ही ये आए हैं, तो भी ये उनको समाधान नहीं मिल रहा है। तो इनको किस लिए चाहिए 400 पार? इनको संविधान बदलना है, घटना बदलनी है, रिजर्वेशन निकालना है और हिंदू राष्ट्र करना है। ऐसा कुछ भी बोलते थे, यानी माइनॉरिटी वाले बोलते थे कि ये इतनी मेजॉरिटी बड़ी चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित करके खाली हिंदू जो लोग हैं उनको ही वोटिंग का अधिकार रहने का, बाकी का लोगों का निकालने का, ऐसे ऐसे अलग अलग फेक नैरेटिव सेट किए गए। और हमने इतने दफा बताए गलत है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि इन्होंने बार बार अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव में 4 सीट में से 3 सीट पर हार के जले अजित पवार अब 53 विधानसभा सीट पर फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। इसीलिए जैसे ही योगी आदित्यनाथ का नारा चलना शुरू हुआ, बटे थे तो बटे थे, अब एक रहेंगे तो। अजित दादा पवार नहीं भाई ऐसे नहीं चलता बताने लगे। अरे आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत ना, तुम्ही का काळजी करता? कुणी काही बोललं तर त्या सगळ्याचं आम्ही समर्थन करत नाही। कुणी म्हणलं मध्ये बटेंगे कटेंगे अजिबात चालणार नाही महाराष्ट्रात, ते तिकडे नॉर्थ मध्ये, महाराष्ट्रात नाही।
अजित पवार के सामने चुनौती है। बीजेपी के साथ रहना है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे पर आपत्ति जताना है। बीजेपी के साथ रहना है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात पर दूरी बताना है, क्योंकि कांग्रेस के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 टिकट मुस्लिमों को देने वाले अजित पवार को मुस्लिम वोट भी हासिल करना है। मी उमेदवारी देत असताना माझ्या मुस्लिम समाजाला 10% जागा दिल्या, मला जेवढ्या जागा आल्या त्याच्यातल्या 10% आणि चांगल्या जागा दिल्या, पडणाऱ्या जागा नाही दिल्या। आष्टी पाठवता शिरूरसारखी कळे की नाही, मी निवडून येणार। महाराष्ट्र में करीब 60 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर चुनाव प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 38 सीट ऐसी जहां हर 5वां वोटर मुस्लिम नागरिक है। यही वजह है न सिर्फ अजित पवार उस नारे का विरोध करते हैं जो महाराष्ट्र से झारखंड तक बीजेपी दम से दे रही है, बल्कि बीजेपी के तमाम विरोध के बावजूद नवाब मलिक को बेटी समेत टिकट देकर प्रचार करके चाहते हैं मुस्लिम वोट छिटक न जाए। और तब दस्तक देता सवाल आता है, क्या महाराष्ट्र में नवाब मलिक पर भी आपसी विरोध के पीछे सीट और वोट की पॉलिटिक्स है? राजनीति में कभी 2 और 2 4 नहीं होता, कभी 3 होता है, कभी 5 हो जाता है। ऐसा ही 3-5 क्या मान खुद शिवाजी नगर सीट पर चल रहा है। वो सीट जहां बीजेपी के तमाम विरोध के बावजूद न केवल अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया, बल्कि प्रचार करने भी गए। यहां तक कि इस सीट पर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने मिलकर अपना अलग उम्मीदवार भी उतारा। इसे देखकर कोई भी सोच सकता है कि अरे ये तो गठबंधन में एकता नहीं है, लेकिन कई बार पर्दे पर जो दिखता है, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा। ये बात तब की है जब नवाब मलिक अजित पवार और शरद पवार एक साथ होते थे और बीजेपी खिलाफ। लेकिन अब नवाब मलिक और अजित पवार एक साथ और अजित पवार बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी नवाब मलिक के साथ नहीं। इस बात पर 100% रिफ्ट है कि नवाब मलिक का काम हम नहीं करेंगे। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नवाब मलिक को टिकट मत दीजिए, फिर भी उन्होंने दिया तो हमने वहां पर शिवसेना का फॉर्म भरा है, हम शिवसेना का काम करेंगे। उनके ऊपर जो एलिगेशन हुए हैं वो सिद्ध हुए हैं। वो कोर्ट में वैसा कुछ फैसला है, अलग लोगों के बारे में एलिगेशन है, लेकिन वो सिद्ध होना चाहिए। उसके बारे में कोर्ट में फैसला होके उनको अगर कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया तो हम सोचेंगे ना, लेकिन खाली आरोप है। अभी राजीव गांधी के ऊपर भी बोफर्स के आरोप थे। नवाब मलिक को लेकर होती है खींचतान भी, क्या पर्दे के आगे की अलग और पर्दे के पीछे की कुछ और है। क्योंकि बीजेपी की आपत्ति के बावजूद मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक को एनसीपी ने टिकट ही नहीं दिया, बल्कि खुद नवाब मलिक के लिए प्रचार करने भी अजित पवार पहुंचे, जबकि बीजेपी विरोध ही करती रही। महायुति के लोग विरोध में हैं, उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, फिर भी प्रचार के लिए आए, तो कहीं ना कहीं एक अलग तरह का तेवर अजित दादा में है, ये स्पष्ट होने लगा है। बीजेपी का मेरे प्रति प्रेम ये जग जाहिर है, और ये प्रेम की हमें पूरी तरह से अपेक्षा थी, कोई हमारे लिए नया नहीं है। बीजेपी के विरोध के बाद भी दादा आपके लिए वो हिम्मत की बात है, मर्दानगी है, उन्होंने मर्दानगी दिखाई है हमारे लिए, और वो आए, इसीलिए जनता भीड़ के साथ उमड़ के बाहर आ रही है। बात सिर्फ टिकट देने, प्रचार करने तक नहीं। नवाब मलिक अजित पवार की राह पर ही चलकर बटेंगे तो कटेंगे नारे से लेकर वोट जिहाद तक वाले बीजेपी के दावों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर
एक वोट जिहाद किया गया। कौन क्या नजरिए से देखता है, किसकी क्या राजनीति है, ये लोगों के सामने स्पष्ट है। लेकिन हमारी राजनीति स्पष्ट है। अजीत पवार जी महाराष्ट्र में जो लोग भी इस तरह की राजनीति करते हैं उनके खिलाफ खड़े होते हैं। जो भी लोग इस तरह की राजनीति, बंटवारे की राजनीति करते हैं, भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, भावनाओं से खेलते हैं, उनको भी ये हम संदेशा देना चाहते हैं कि आप इस तरह की राजनीति ना करें। ये देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। अजित पवार की तरफ से नवाब मलिक को टिकट देना, नवाब मलिक का प्रचार करना और बीजेपी की तरफ से विरोध होना, फिर शिंदे शिवसेना की तरफ से मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर तुकाराम सुरेश पाटिल को उतार देना, ये सब देखकर लगेगा कि एनडीए में एक सीट पर बहुत खींचतान है। लेकिन क्या सच यही है या फिर खींचतान में ही सीट अपनी तरफ खींच लेने का कोई फॉर्मूला है? हमने बहुत साफ शब्दों में कह दिया था कि हमको ये कैंडिडेट नहीं चलेगा, आपने इनको नहीं देना चाहिए। उन्होंने उनको बी फॉर्म दिया तो हमने शिवसेना के कैंडिडेट को खड़ा किया है। वहां हम शिवसेना का ही काम करेंगे और आप लिख लीजिए, हम शिवसेना के उम्मीदवार को चुन कर लाएंगे। ये दावा अगर देवेंद्र फडणवीस करते हैं तो कुछ तो वजह होगी। इसलिए पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स समझने के लिए देखिए मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर मुकाबला किससे। ये अबू आजमी समाजवादी पार्टी की तरफ से एमबीए के उम्मीदवार हैं। 3 बार से मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से विधायक बन रहे हैं। वजह मुस्लिम वोट का एकजुट मिलना। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को आध्यात्मिक करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं दोस्तों। दरअसल लड़ाई मुस्लिम वोटों की ही है और इसी मुस्लिम वोट के गणित में मानखुर्द शिवाजी नगर का घमासान है। इस सीट पर मुस्लिम 53% हैं, यानी हर 2 में 1 वोट मुस्लिम नागरिक का। इस सीट पर 3 बार से अबू आजमी जीतते आ रहे हैं। इस बार अबू आजमी के खिलाफ नवाब मलिक हैं, तो AIMIM की तरफ से भी मुस्लिम उम्मीदवार है। और तब सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या मुस्लिमों के वोट बटे तो शिंदे के उम्मीदवार तुकाराम सुरेश पाटिल आपसी खींचतान की राजनीति में बीजेपी के साथ सीट निकाल सकते हैं? एक है ना कि ये कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।